हेलो एवरीवन, मैंने केरला सेट फेब 2019 का एक पार्ट में मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर जिसने नहीं देखा वो जाके मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब इस पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से न्यू भी हैं और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं और थोड़े से ईजी क्वेश्चन भी हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा 51 क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने 50 तक के क्वेश्चंस कराए हैं कि बाय इम्पोजिंग अ लमसम टैक्स द गवर्नमेंट कैन। तो अगर किसी को टैक्स के बारे में पता होगा तो बहुत सारे तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है लमसम टैक्स, और लमसम टैक्स को अल्टीमेटली किसको बेयर करना पड़ता है? जो प्रोड्यूसर होता है उसी को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि लमसम टैक्स को वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, किसी भी कंज्यूमर के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकता है। तो लमसम टैक्स में क्या है, वो गवर्नमेंट मतलब इम्पोज करता है लमसम टैक्स। द गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रिड्यूस द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग अ कमोडिटी प्राइस। तो कमोडिटी प्राइस को रिड्यूस नहीं किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द मोनोपोलिस्ट प्राइस और आउटपुट। तो इसमें गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अपना लमसम टैक्स उसी को देना होता है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी, जबकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये रिड्यूस और एलिमिनेट कर सकती है मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को ज़्यादा लमसम टैक्स लगा के, और विदाउट अफेक्टिंग ये गवर्नमेंट के मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए वो लमसम टैक्स इम्पोज कर सकती है। लेकिन इससे जो मोनोपोलिस्ट है उसके प्राइस और आउटपुट, कमोडिटी के किसी भी आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट पे ये रिड्यूस होगा और या तो एलिमिनेट होगा, जबकि कमोडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय ब्रह्मानंदन। तो वकील एंड ब्रह्मानंदन ने प्रोडक्शन प्रोसेस बताया है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में वो बेसिकली वो ये बताना चाहते थे अपने थ्योरी में कि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की, वो किस तरह से डिपेंड होती है कि वो कितना कंज्यूम करते हैं और कितना वो न्यूरिज्ड होते हैं, और उसकी वजह से अपने कंज्यूम की वजह से उनकी एफिशिएंसी कैसी होती है। तो इसी के बेस्ड पे इन्होंने ब्रह्मानंद ने अपनी थ्योरी बनाई है, और इस थ्योरी में वेज गुड मॉडल उनके थ्योरी का नाम है। तो वेज गुड मॉडल में उन्होंने क्या बताया है कि वेज गुड के लेबर एम्प्लॉयमेंट पे और फिर कैपिटल पे कैसा इफेक्ट होता है, और बाद में वेज गुड पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो अगर कभी भी किसी भी चीज़ का आपको साइकिल पूछे तो जिससे स्टार्ट होता है उसी से एंड होना चाहिए, लेकिन बीच के प्रोसेस आपको पता चलने चाहिए। तो डिस्पोजेबल इनकम की बात नहीं है, लेबर के एम्प्लॉयमेंट की तो बात की है उन्होंने, लेकिन इनकम की बात नहीं की है। वैसे ही फॉरेन ट्रेड की भी बात नहीं हुई है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात है, ठीक है, कैपिटल की भी बात है, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई है। तो इसी से हमें सी ऑप्शन एकदम करेक्ट मिलता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि वो कितना कंज्यूम करता है, कितना न्यूरिज्ड है, उसकी इफिशियंसी कैसी है। उस हिसाब से वो वेज गुड मॉडल उनका अच्छे से बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू KIFB। अब ये KIFB क्या है? तो ये केरला का पेपर है। तो केरला इसका फुल फॉर्म होता है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से रिलेटेड आप कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या ये केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल फंड बोर्ड है? तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इंडस्ट्रियल नहीं है, इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है। फिर दूसरा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एक्ट 1999 का। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो येस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें हमें ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये 1999 में ये एक्ट में आया था। फिर है कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड डिसाइड टू रेज ₹5,000 करोड़ फ्रॉम मसाला बॉन्ड टू फाइंड लार्ज एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दिस स्टेट। तो येस ये भी करेक्ट है। और मसाला बॉन्ड, अगर हम मसाला बॉन्ड की बात करें तो मसाला बॉन्ड इशू किया जाता है फॉरेन करेंसी में, लेकिन जो उसकी जो वैल्यू है इंडिया के पर वैल्यू पे डिपेंड होती है, और ये बेसिकली इंडियन ये इसलिए ये मसाला बॉन्ड क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये करेंसी के रिस्क को कम करती है। जैसे करेंसी में कोई भी रिस्क भले जनरेट हो, लेकिन अगर वो मसाला बॉन्ड के थ्रू जाती है तो इससे फ़ायदा ही होता है अल्टीमेटली। और ये एक
फॉरेन करेंसी के रूप में इसको इस बॉन्ड को इशू किया जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी सी ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग 2016 एंड 17 द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द GSVA ऑफ केरला एट अ कांस्टेंट प्राइस वॉज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें केरला के क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये तो पूरी तरह से हमारा फैक्चुअल बेस्ड है। तो इनका कंट्रीब्यूशन उस टाइम 2016 एंड 17 में 11.27% था। तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा ही बेस्ड है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ये मुझे आप लोग बताइएगा कि किसने दिया है, ये आपका होमवर्क है। ये क्या करता है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्या करता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट या क्रिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट दैट स्टिमुलेट सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ये सभी चीज़ों पे डील करता है और इसमें ये बताया गया है कि हमारे छोटे से एफर्ट कितना बड़ा चेंजेस ला सकते हैं एक्सपेंशन करने में हमारी इकोनॉमी को। अब ये जो हमारा है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है रोस्टो ने ये 5 स्टेज मॉडल दिया है, उसी के स्टेज के मॉडल पे हमें मैच करना है कि कौन सा कैसा स्टेज होगा। तो एक है हमारा प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, एक तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है पहला, फिर प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो हाई मास कंजम्पशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे लोग खुद को एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी ग्रोथ होती है, वहाँ पे किसी भी तरह का ऊपर नीचे नहीं है, सब सेल्फ सस्टेन्ड है। तो अगर हम इसकी बात करें मतलब उस टाइम पे एकदम फीलिंग आती है हमारा कंज्यूमर सोवेरेनिटी का, ऐसा पीरियड आता है। तो इसीलिए हमारा जो डी का ऑप्शन है ये है पीरियड ऑफ कंज्यूमर सोवेरेनिटी। फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी हमारा है, ड्राइव टू मैच्योरिटी टेक ऑफ के बाद आता है। तो ड्राइव टू मैच्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। टेक ऑफ स्टेज तब आता है जब हमारा स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। और आप लोग अगर आपको पता होगा कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा जो इकोनॉमी है टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच गया था, जिसको हम बोलते हैं कि दिस 5 ईयर प्लान इज़ अ टेक ऑफ स्टेज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आपको पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है प्री कंडीशन। तो प्री कंडीशन यहाँ पे बिलो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 5% से कम होते हैं। तो रेट ऑफ जो सेविंग्स हैं वो बिलो 5% होती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ SOC। SOC क्या है, इसको बोलते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये होता क्या है, तो सोशल ओवरहेड कैपिटल ये एक्सेस कैपेसिटी में यूज़ किया जाता है और इसमें जो हमारा सेल्फ प्रोपेलिंग और प्रिमिसिव सीक्वेंस है ये दोनों काम करते हैं डेवलपमेंट में, इसीलिए बोथ A एंड B करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा गिफिन कोएफिशिएंट। तो गिफिन कोएफिशिएंट ये किससे, अगर गिफिन कोएफिशिएंट की बात करें तो अगर आप लॉरेंज कर्व पढ़े हैं तो लॉरेंज कर्व का ही एक्सटेंडेड वर्जन है गिफिन कोएफिशिएंट। उसी से निकल के एक फॉर्मूला गिफिन ने दिया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसको मैंने बहुत डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया है। स्टैटिस्टिक्स जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर जिसको नहीं आता वो वहाँ पर जाके देख सकता है अच्छे से। तो ये जो गिफिन कोएफिशिएंट है इसका रेंज 0 से 1 तक होता है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। और ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिए नापा जाता है, एक तरह से इसका उसका मेजर है। इट्स सिंगल नंबर एम्ड एट मेजरिंग अ डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो येस इट इज़ अ सिंगल मेजर एम्ड, और ये डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी को बताता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। कैन बी शोन एज अ रेशियो ऑफ द एरिया दैट लाइज बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड द लॉरेंज कर्व। तो येस लॉरेंज कर्व में जो हमारा ये एरिया होता है
उसको दिखाता है कि ये कितना दूर है और कितना पास है, और उसी के बेस्ड पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारा कितना दूर या पास पे आया, और ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। उससे फिर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, अगर हमारा ये a है, ये b है, ये c है, तो ये हमारा a/b+c ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो यानी कि तीनों हमारा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द गिनी कोएफिशिएंट, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन अ असेंडिंग बेस्ड ऑन अ डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर जब हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, यानी कि एकदम ये लास्ट स्टेज होता है। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया के बाद आता है कस्टम यूनियन, उसके बाद कॉमन मार्केट। कई सारे ऐसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पार्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, और सबसे ऊपर जो स्टेज है वो सबसे हाई लेवल का स्टेज होता है, और उसमें ये माना जाता है कि इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे हुई है, और सारी कंट्री सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही ट्रेड नहीं कर रही है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का ट्रेड कर रही हैं, और सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से इकोनॉमिक स्टेज पे हम डील कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉमन मार्केट की, तो ये कॉमन मार्केट का जो एग्जाम्पल है वो है इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि अगर हम जो हम यूरोपियन कंट्री के अलायंस की बात करें तो वो एक कॉमन मार्केट को डील करते हैं। फ्री ट्रेड एरिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसमें फ्री ट्रेड एरिया होता है, यानी कि वो अपने किसी गुड्स पे टैक्सेस नहीं लगाते हैं जो ट्रेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। और जैसे जैसे हम ऊपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ एक हर्डल्स दूर होते जाते हैं दो कंट्री के बीच में ट्रेड करने के। जैसे स्टार्टिंग में जब प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया है उसमें दो कंट्री किसी के गुड्स पे वो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लगाएगी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड टैक्सेस होंगे या किसी भी तरह की टैरिफ लगेगी। बाकी अदर कंट्री पे वो मिलके अपना जो भी ट्रेड इम्पोज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे ही उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो फ्री ट्रेड एरिया हुआ है। फ्री ट्रेड एरिया में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, वो अपना एक दूसरे के साथ एकदम फ्री में ट्रेड कर, फ्री में नहीं मतलब किसी भी विदाउट टैरिफ या उसके ट्रेड कर सकते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का दायरा बढ़ता जाता है और उसके नाम अलग अलग होते जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको सीक्वेंस में बांटें तो सबसे पहले 4, उसके बाद 1, उसके बाद हमारा है 4, 1, और ये अभी मैंने बताया ना, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में हमारा आता है कॉमन मार्केट। नेक्स्ट है हमारा एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन्स। तो ह्यूमन इंडेक्स में 3 तरह के मेजर्स के बेस्ड पे ये होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, लॉन्जेविटी और हमारा जीएनपी पर कैपिटा के बेस पे होता है। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो मीन ऑफ स्कूलिंग का मतलब कि ईयर दैट अ पर्सन एज्ड 25 और ओल्डर दैन स्पेंड इन अ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ऐसे लोग जो फॉर्मल एजुकेशन में 25 या 25 से ज़्यादा साल स्पेंड किए हैं तो उसको हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डोमर के बहुत सारे मॉडल हैं और बहुत सारे एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं ये सब मॉडल। तो हैरड और डोमर की अगर बात करें तो ये दोनों अलग अलग कंट्री से हैं, और जब लेकिन इनका जो इनकी थ्योरी भी एकदम अलग अलग है, इन्होंने अलग अलग लेकिन जो उनका कंक्लूजन है वो सेम है। इस वजह से हम उसको एक साथ पढ़ते हैं हैरड डोमर मॉडल में, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ डोमर के मॉडल को पढ़ना है। तो इसके कुछ अजम्पशन हैं डोमर मॉडल के जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, अजम्पशन ऑफ डोमर मॉडल। तो एक बार आप लोग सुन लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जैसे कि यहाँ पे सेविंग और इनकम, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो सेविंग इनकम का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे कोई सेविंग रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। दूसरा है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होगा। तो कैपिटल और आउटपुट रेशियो ये भी कांस्टेंट होता है। इसमें जो प्रोडक्ट कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी है यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम इज क्लोज्ड। तो ये हमारा सी तो ऐसे ही दिख गया कि येस इकोनॉमिक सिस्टम आर क्लोज्ड। कहाँ, यस
ये सही है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। फुल्ली जो इनिशियल है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होते हैं। तो ये सारे इसके कुछ अजम्पशन हैं, जैसे इनिशियली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ग्रेटर होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल होते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जो कैपिटल है, सेविंग और कैपिटल कोएफिशिएंट, ये दोनों इनको कांस्टेंट कंसीडर किया गया है। तो ये सारे कुछ अजम्पशन हैं, इसको आप लोग अजम्पशन ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी में अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता है तो वो अजम्पशन से देता है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस सेक्टर डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन। तो बिजनेस सेक्टर में स्टॉक ऑफ कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमें ये बताना है। तो क्या ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में होते हैं, या अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड यूजर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर इन सब की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड यूजर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल की। तो वो किस पे डिपेंड होगा कि हमारे यूजर जो एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट क्या है और यूजर का क्या है कैपिटल के ऊपर, जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेंट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू टोबिन्स क्यू रेशियो। तो अगर हम टोबिन क्यू रेशियो की बात करते हैं तो उसमें टोबिन जो है एस्टिमेट करते हैं कंपनी या मार्केट को, जो कि ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होते हैं, तभी हम टोबिन के क्यू रेशियो का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी है उसके मार्केट में कैसा वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर टोबिन एक जैसे 1 है, वो अगर टोबिन क्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ असेट अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसका फॉर्मूला एक हम टोबिन क्यू का ये फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए कि टोबिन क्यू की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, तब हम क्या बोलेंगे, तो टोबिन क्यू की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, यानी कि जो भी इसका वैल्यूएशन किया गया है वो फेयरली है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा टोबिन क्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो गई, इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। क्या है, ओवर वैल्यूड। अगर यही टोबिन क्यू की वैल्यू लेस दैन 1 है, यानी कि स्टॉक जो है वो है अंडर वैल्यूड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब टोबिन क्यू में ये क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यूड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल असेट्स टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रियल असेट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका रेशियो होता है। फिर है फर्म्स एडेड देयर कैपिटल स्टॉक व्हेन क्यू इज 0। तो 0 की बात ही नहीं होती है, क्योंकि 3 ही वैल्यू पे देखा जाता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसीलिए बी सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मल वेज रेट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। उसका क्यू का फॉर्मूला ही बेसिकली पूछा है, तो इतना अगर आपको पता होगा तो आप बिना ऑप्शन के देखे, मतलब एक ऑप्शन पढ़ के आप बता सकते हैं कि क्या सही है। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द डिजायर प्रोसेस ऑफ यूनिक। अब यहाँ पे जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ थी वो थी यूनिक कमोडिटी ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू। प्रेस्टिजियस वैल्यू वेलबर्न इफेक्ट में भी होता है, और बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी चीज़ों को मतलब चीज़ खरीदते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों को देख के जो हम चीज़ें करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। और वेलबर्न इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट में बहुत हल्का सा डिफरेंस ये है, दोनों प्रेस्टिजियस वैल्यू के लिए होता है, लेकिन वेलबर्न इफेक्ट नॉर्मल मतलब बहुत सारे प्रेस्टिजियस वैल्यू हो सकते हैं, बट स्नोब इफेक्ट
कि थोड़ी एक यूनिक क्वालिटी है कि इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू, कोई बहुत ओल्ड चीज़ें हो गई उसको लेने का किसी को शौक हो, तब हम स्नोव इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि किसी को बहुत पुरानी चीज़ें पसंद आती है, कलेक्शन करने का शौक़ है। अगर आपने कभी सुना होगा कि बहुत महंगे जो पुराने नोट होते हैं उनकी बोली लगती है, बहुत महंगे बिकते हैं, तो वो भी एक प्रेस्टीजियस वैल्यू ही में होंगी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास जो एंटीक चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे तो सब जैसे यूज़ करते हैं मुझे नहीं पसंद, मुझे तो यूनिक चीज़ें पसंद है, तो वो भी एक प्रेस्टीजियस वैल्यू के तौर पे ली जाती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा उसमें स्नोव इफेक्ट देखते हैं। अब आता है ड्यूलिज्म से रिलेटेड। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको हर तरह की चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। जैसे कि अगर बहुत सारी थ्योरी हैं, उनके थ्योरी के प्रोपाउंडर्स कौन से हैं, या बहुत सारे अगर स्कीम्स हैं तो वो एक साथ है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो भी एक साथ मैंने कराए हैं अपने वीडियो में, आप चेक करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सोशल ड्यूलिज्म किसने दिया है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार कराया है। सोशल ड्यूलिज्म जिसने दिया है उनका नाम है कहाँ गए ये बोक। फिर फाइनेंशियल ड्यूलिज्म मिंट ने दिया है, इकोलॉजिकल ड्यूलिज्म ग्रीज ने दिया है, और इनक्लेव ड्यूलिज्म ये हमारे सिंगर भाई साहब ने दिया है। तो इतने लोगों ने ड्यूलिज्म के अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं। तो अगर इस तरह से मैच करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम मैच हो रहा है। सोशल ड्यूलिज्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, और फाइनेंशियल ड्यूलिज्म मिंट ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द पॉइंट एट विच फर्म कवर्स इट्स वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट फर्म कवर करती है, तो उसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। यानी कि अब इस पॉइंट में वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज दुकान को बंद करना पड़ेगा या फर्म को बंद करना पड़ेगा। इन मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में क्या चीज़ें होती हैं, तो डिवैल्यूएशन शिफ्ट LM कर्व टू द राइट, एक्सपेंड नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड राइज एग्रीगेट इनकम। अगर हम देखें मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में शायद 11 से 12 तरह के वो अलग अलग सिचुएशंस हैं, जैसे कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा, तब कैसा फिगर बनेगा। तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ने इसको बताया है। हमारा डिमांड एंड सप्लाई का तो रहता ही है, एक साथ साथ उनका नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का भी एक लाइन रहती है, और जो कि अलग अलग ऊपर नीचे होती रहती है। वो बेस्ड होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, या कौन सा एक्सचेंज रेट है। तो बेसिकली हमें बताना है कि फ्लेमिंग मुंडल मॉडल में जो डिवैल्यूएशन है उसमें हमेशा जो है LM कर्व शिफ्ट होता है राइट की तरफ, और इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीगेट इनकम से नीचे जाता है। तो अगर पहले यहाँ पे था, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, ये एक्सपेंड करता है हमारे एक्सपोर्ट से और राइज करता है इनकम में। क्योंकि अगर हमारा LM कर्व सपोज करिए कि इधर जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो एक्सपोर्ट है ये भी राइज करेगा और एग्रीगेट इनकम भी हमारी बढ़ेगी उसकी वजह से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। जबकि और जितने भी सिचुएशन है उसमें अलग अलग सिचुएशन दे दी गई है कि ये LM कर्व जो है शिफ्ट राइट करेगा और रिड्यूस करेगा, तो उसमें रिड्यूस नहीं करता है। कोई भी कर्व अगर राइट में शिफ्ट होती है तो वो वैल्यू को इंक्रीज ही करती है। इसमें बोला है कि LM कर्व अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये रिड्यूस करेगा हमारे इनकम को और लोअर कर्व को। तो हमारा एक इनकम को तो रिड्यूस करेगा, बट हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद डिवैल्यूएशन कीप LM कर्व अनचेंज। तो नहीं, LM कर्व हमारा अनचेंज नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बेन्स थ्योरी द कंडीशन ऑफ एंट्री E इज। तो बेन्स थ्योरी हमारा एंट्री से ही रिलेटेड है, फॉर्म की एंट्री और एग्जिट से, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें यही था, एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड इनकी थ्योरी थी कि कैसे हम बैन करते हैं किसी भी नए फॉर्म के एंट्री एंड एग्जिट को। तो इसमें क्या है, द प्रीमियम एक्यूरेसी टू एस्टैब्लिश फॉर्म इन अ इंडस्ट्री फॉर चेंजिंग अ प्राइस हायर दैन द प्योर कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो इसका मतलब है कि किस तरह से हम
इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री को, जिसमें वो एकदम प्योर कॉम्पिटिटिव प्राइस की तरह है और अपना वो प्राइस हाई रखेगी, और जिसकी वजह से जो एंट्री है न्यू फर्म की वो नहीं आ पाएगी, और वो लिमिटिंग एंट्री हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे प्योर कॉम्पिटिटिव जो इंडस्ट्री है वो हाई प्राइस से प्योर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो शिफ्ट करेगी, और जिसकी वजह से वो बेसिकली वो जो फर्म है वो इस तरह से काम करेगी कि नए फर्म को एंट्री ना मिल सके। तो इसीलिए इस थ्योरी का ही नाम है लिमिटिंग एंट्री। नेक्स्ट चलते हैं कि फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजेंटल शेयरिंग। तो अगर आप शेयरिंग की बात करें हमारे उसमें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ऑलरेडी एक उसमें अलग से कराया भी है कि फाइनेंस कमीशन 14-15 का क्या अलग अलग फार्मूला पे शेयरिंग है अलग अलग। तो हॉरिजेंटल शेयरिंग की बात फॉरेस्ट कवर में जब की गई थी वो 14 फाइनेंस कमीशन में की गई थी। इससे पहले हॉरिजेंटल शेयरिंग फॉरेस्ट कवर में नहीं इंट्रोड्यूस था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग ऑटो कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने का कौन सा टेस्ट नहीं है? तो डर्बिन वाटसन टेस्ट भी है, रन टेस्ट भी है। अब ये अगर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका नाम है ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट। तो ये है, बट ये नहीं है, ये ब्रूश पैगन गॉडफ्रे नहीं है, जिससे ब्रूश एंड गॉडफ्रे ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा था। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई कर्व क्यू दिया हुआ है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर प्राइस पी डिक्रीज करती है 11 से 10 तक, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इलास्टिसिटी देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, इसको मिटा के मैं करती हूँ। इसमें ये था, इसमें ये था। अब हमें क्यू दिया हुआ है, ये इसको यहीं से देखते हैं, और हमें प्राइस दी हुई है। अगर हम फॉर्मूला देखें इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, यही होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में हम बेस्ड इसको पुट करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे पूछा है आर्क इलास्टिसिटी हमें फाइंड करने को बोला है। तो ये तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, जबकि आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी अपॉन क्यू प्लस Q2 अपॉन P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूले से हम ये सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले DQ अपॉन DP निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद P की वैल्यू को हम पुट करके हम Q की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए पहले तो हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि डिक्रीज़ करता है 11 से 10 तक। तो सबसे पहले एक बार 11 से रख के निकालेंगे, एक बार 10 रख के निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। एक बार 11 रख के, एक बार 10 रख के, तो माइनस 0.06 पी की वैल्यू 11 रखते हैं स्क्वायर, माइनस 2 पी की वैल्यू 11 माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 11 और 11 इंटू 11 121 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 में, तो ये हो जाएगा माइनस 6.20, और ये 2 इंटू 11 22, तो माइनस 22 और माइनस 5। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल जो हमारा बनेगा, ये हो जाएगा ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस और ये माइनस मिलके, एक सेकेंड, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो -6 -5 11 माइनस 11.20 और प्लस 22। अब इसको फाइनली करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आएगा प्लस 74। हाँ, अब हम फाइंड करते हैं Q की वैल्यू एक बार 10 रख के। तो इसी तरह से हम रखेंगे Q की वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। Q की वैल्यू हम 10 रख देंगे, तो माइनस 0.06 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 माइनस 5,
उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा 9। तो एक बार हमें q की वैल्यू क्या मिल गई 9 और एक बार q की वैल्यू हमें मिल गई q इजकल टू 9.74। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे इस पे रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू मतलब चेंज, तो 9 हम इस तरह से रखेंगे क्यू, ये हमारा हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। तो ये 11 से 10 पे डिक्रीज़ हुआ है, तो 11 से 10 पे डिक्रीज़ हुआ है, तो यानी कि इसका जो हमारा आएगा माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.74 आएगा। और पहले प्राइस क्या थी, पहले 11 थी, अब 10 हो गई, तो यानी कि इसमें भी माइनस होगा, घटा है ना -1 से, तो -1। फिर अपॉन करेंगे, अपॉन Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 18.74 और अपॉन P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 को जोड़ेंगे यानी कि P1 और P2 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यही रहेगा -0.74, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि नीचे 1 था, उसके बाद ये तो हट गया। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद एक बार आप सॉल्व करिएगा, आंसर हमारा आएगा 0.89 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 0.83। तो अगर 0.83 किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा या पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह अप्रोक्सीमेटली आएगा, इसके बारे में हमें बताना है। द नंबर ऑफ चाइल्ड्स n इज़ वेरी लार्ज, क्या नंबर ऑफ चाइल्ड्स जो हैं n वो बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए। The number of childs n is large if neither the probability of success nor the probability of failure is too close to 0. Yes, ये हमारा करेक्ट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्लोजली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तभी होगा जब जो हमारा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का और फेलियर का वो बहुत 0 के क्लोज नहीं होगा, तब होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द नेम एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रेवल कॉस्ट मेथड इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। तो ये इसका कौन है, तो इसमें हॉटलिंग भी हैं, मॉरिसन नेचेस भी हैं, जैक क्लैमसन भी हैं। तो इसमें सभी हैं जो ट्रेवल कॉस्ट मेथड इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन को इन्होंने दिया है, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, जिसको हम C/V से दिखाते हैं, और ये किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की कुछ स्टेटमेंट हमें बताने हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है, इंडिकेट द मोर कैपिटल इंटेंसिव द इंडस्ट्री द लोअर इज द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये किसको मेज़र करता है, तो ये इंडिकेट करता है हमारे दोनों को, ये डिफरेंस बिटवीन बताता है जो सरप्लस वैल्यू है और रेट ऑफ प्रॉफिट के, उसी को हम ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है जिसमें ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे है और इसका रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, लोअर है। तो बी हमारा मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है ये थियोरी। नेक्स्ट है हमारा, वेंट फॉर सरप्लस इज अ थियोरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। तो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की है, तो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी एडम स्मिथ के द्वारा फॉर्मुलेट की गई है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप्ड बाय गुस्ताव कैसल। तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट गुस्ताव कैसल के द्वारा परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी के तौर पे ये डेवलप की गई है। परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी थ्योरी होती क्या है, तो सबसे पहले गुस्ताव कैसल ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था कि किसी भी कंट्री, कोई कितनी भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, उसके जीडीपी के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ की खरीदने की परचेजिंग पावर कितनी है किसी भी कंट्री की। जैसे अगर हमें एक पेंसिल
यहाँ पे 5 रुपये में मिलती है और यूएस में वो पेंसिल 15 रुपये में मिलती है, 20 रुपये में मिलती है, तो हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि हम 20 रुपये में 4 पेंसिल खरीद सकते हैं, जबकि वो 20 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 1 पेंसिल खरीद सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम गुस्ताव कैसल ने इसको फाइंड करने का तरीका बताया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चार्जिंग इफेक्ट क्या होता है। तो चार्जिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? चार्जिंग इफेक्ट ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी है जो मेजर करता है प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन सेल of established firm as a price decrease and dissatisfied customers turn to the new entrant। तो ये हमें चार्जिंग इफेक्ट ये बताता है कि किस तरह से कोई भी जो सेल डिक्रीज होता है किसी भी प्रपोर्शन से, तो वो एक इस्टेब्लिश करता है प्राइस डिक्रीज को, और जिसकी वजह से डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स टर्न होते हैं नए, फिर से वो न्यू कस्टमर के तौर पे वो टर्न होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं चार्जिंग इफेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इज। तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हम कब यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कंस्ट्रेंट निकालना होता है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड, और ये हम अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसमें यूज़ करते हैं जब हमें बजट निकालना हो या ये कुछ भी ऐसा निकालना होता है जिसमें हमें कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें उसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, लैम्डा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हु ऑथर द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के जो ऑथर हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की बात अगर करें तो ये तो आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई थी। जो इसके चेयर्ड है वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता, हाँ, जो चेयर्ड हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। और एविएशन टर्बिन फ्यूल इज़ केप्ट आउटसाइड द जीएसटी। तो जीएसटी में ये एविएशन टर्बिन फ्यूल को नहीं रखा जाता है। ये तो फर्स्ट सही है और थर्ड तो सही, ये सही है। सिंगल जीएसटी सबमर्ज्ड टैक्स लाइक अ सर्टेन एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्टोरॉय। तो ये हमारा करेक्ट है, यानी कि सेकंड हमारा बस इनकरेक्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर्ड नहीं होती हैं, बाकी सब करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन एज वॉज गिवन बाय। तो गोल्डन एज का कंसेप्ट किसने दिया है? तो जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज का कंसेप्ट दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ बहुत अच्छे से कराया है। आप स्टेटिस्टिक्स के वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियोस, और मटेरियल बहुत ही अच्छे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इट इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? नेक्स्ट है मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है हमें ये बताना है। तो मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस इज 3। तो ये 3 नहीं होता है। बाकी जो इसका वेरिएंस है एनपी क्यू होता है, मीन एनपी होता है, और ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सब सही है, ये सही नहीं है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा था। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द अदर इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो मतलब टेंजेंट होता है इंडिविजुअल के इंडिफरेंस कर्व पे। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। नेक्स्ट है हमारा द मॉडल ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन। तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कब रिकॉग्नाइज होता है? क्या ये पॉपुलेशन ग्रोथ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे होता है, या पर कैपिटा इनकम इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ पर कैपिटा इनकम एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, पॉपुलेशन ग्रोथ पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ग्रोथ। तो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में हम कब फंसते हैं? जब हमारा पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम है और नेशनल इनकम ग्रोथ है। हम बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारा ये लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में हम फंस जाते हैं, और ये इन्हीं तीनों के बीच में हमारा इंटरडिपेंडेंस होता रहता है। कैल्डोर मॉडल ऑफ ग्रोथ एम्फेसाइज्ड ऑन। तो कैल्डोर
मॉडल ऑफ ग्रोथ जो एम्फेसाइज होता है वो टेक्निकल डायनेमिज्म पे ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। अब परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है, तो ये फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। ये है द प्रपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम दैट कंज्यूम डिपेंड ऑन। तो प्रपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो प्रपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी प्रपोर्शन है नॉन ह्यूमन वेल्थ पे वो, और डिज़ायर टू ऐड वंस वेल्थ। यानी कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में बेसिकली यही था कि कंज्यूमर अपना जो खर्च है वो तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक उसको ये कंफर्म ना हो जाए कि जो उसकी इनकम आ रही है वो परमानेंट है, तब तक वो कंजम्पशन अपना परमानेंट नहीं करेगा। अब क्वाजी रेंट किसके इक्वल होता है, तो क्वाजी रेंट हमारे टोटल रेवेन्यू, और जब हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो हमारा क्वाजी रेंट के इक्वल होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इकोनोमेट्रिक्स, ये सारे टेस्ट मैंने ऑलरेडी कराए हैं, आप इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम कब पढ़ते हैं, जब हम फिलिप्स कर्व पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व को पढ़ते हैं, उसमें हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। और ये क्या होता है, ये इक्वल परसेंटेज देता है लेबर फोर्स को, और साथ ही साथ फ्रिक्शनली और अनस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट इज ऑल्सो नोन एज। तो एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट को और हम क्या कहते हैं, तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहा जाता है। तो ये दो नाम है, इसको याद रखिएगा, एक्टिविटी एनालिसिस आइसोक्वांट, लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट। अब एग्जैक्ट माइक्रोन्यूमेरोसिटी क्या होती है, तो माइक्रोन्यूमेरोसिटी जो टर्म है वो यूज़ किया गया है मल्टीकोलिनियरिटी को देखने के लिए, और ये जो स्मॉल सैंपल साइज के लिए ये यूज़ किया जाता है माइक्रोन्यूमेरोसिटी का टर्म। इसको दिया किसने है, और ये जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको डील करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको दिया है आर्थर G.S. गोल्डबर्ग। 1964 में इन्होंने दिया है टर्म माइक्रोन्यूमेरोसिटी। अब एग्जैक्ट माइक्रोन्यूमेरोसिटी तब होगा जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस जो है वो 0 होगा तब उसको मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेगा। ये सैंपल ऑफ सेंसिटिविटी सैंपल डेटा के होता है, और इसके बहुत सारे अलग अलग कंसिक्वेंस होते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इसको दिया किसने है, एस गोल्डबर्गर ने दिया है 1964 में। और एग्जैक्ट न्यूमेरोसिटी का मतलब होता है जब सैंपल साइज 0 के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ पेयर्ड टी। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसको मैं स्टैटिस्टिक्स में अभी मैंने कराया नहीं है, इसको मैं कराऊंगी 1-2 दिन के बाद। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम विल्कोसॉक्स सिंगल रैंक्ड भी कहते हैं। तो हमारा ये मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये पेयर्ड ऑफ टी टेस्ट ये इसका नहीं नाम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलिन एक्सेस कैपेसिटी इज ड्यू टू। तो चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग एक्सेस कैपेसिटी कब होता है, तो जब फ्री एंट्री होती है किसी भी चीज़ में तो हमारा एक्सेस कैपेसिटी देखी जाती है। सॉरी, फ्री एंट्री के साथ साथ नॉन प्राइस कंपटीशन, जब ये दोनों होगा तब देखी जाएगी। अगर प्राइस कंपटीशन होगा तब तो फ्री एक्सेस नहीं होगा कैपेसिटी का, और सेलिंग कॉस्ट में भी नहीं होगा। अब सर्वाइवर टेक्निक किसके द्वारा एडॉप्ट की गई है, मैंने कुछ दिन पहले 1 लाइनर भी कराया था इकोनॉमिक्स का, वो भी बहुत ज़्यादा आपको उसमें नॉलेज मिलेगी। साथ ही साथ मैंने कुछ थ्योरी के पूरा, जैसे डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना A to Z, वैसे ही मैंने जितनी भी इकोनॉमिक्स की A to Z तरीके की थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज़ है मैक्सिमम 50 to 55 तक की थ्योरीज़ उसमें इंक्लूड है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, एक तरह से याद करने के पर्पज़ से भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर्वाइवर टेक्निक डेवलप किसने किया है, तो ये क्या है, स्टिगलर ने। तो जॉर्ज स्टिगलर के द्वारा ये टेक्निक डेवलप की गई है। नेक्स्ट है हमारा एन इंक्रीज इन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट अगर इंक्रीज होगी इकोनॉमी में तो क्या होगा, इंक्रीज इन मल्टीप्लायर इफेक्ट
and change its autonomous variable, reduce multiplier effect and change it autonomous variable. तो yes, अगर marginal propensity to import, अगर कभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट बढ़ेगा, इसका मतलब जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो घट रहा है ना। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ता तो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ता, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड कुजनेट कंजम्पशन कर्व। तो कुजनेट कंजम्पशन कर्व के अकॉर्डिंग हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या ऐसा होता है कुजनेट में? तो बिल्कुल गलत है, कुजनेट का कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है, ये कांस्टेंट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंजम्पशन फंक्शन नो ऑटोनोमस कंजम्पशन फंक्शन, येस कुजनेट कर्व इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। तो इस तरीके से कुजनेट कर्व स्टार्ट होता है। तो सब सही है, हमें नॉट पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू निफ्टी। तो निफ्टी आप लोगों ने सुना ही होगा, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और यहाँ पे जो 50 बेस्ट स्टॉक्स होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 इज़ अ फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और निफ्टी 50 ओन्ड बाय मैनेज्ड बाय इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है हमारा। द थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन किसने दिया है? थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन गुनार्ड मिडल द्वारा दिया गया है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए तो शेप ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी PCC कैसा होगा? तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होने की वजह से हमारा जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो हमारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा JS मिल, द टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट टू बी मिनिमाइज कैन बी चेक्ड बाई। तो JS मिल के द्वारा अगर प्रॉफिट कहीं भी से भी मिनिमाइज होती है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हम टेक्निकल इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू JS मिल, अगर हमारा प्रॉफिट मिनिमम, हमारा प्रॉफिट की जो टेंडेंसी है मिनिमम है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन इज। तो हमेशा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में ही रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है। द एक्सेप्शंस ऑफ स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम का एक्सेप्शनल है हमारा मेड्सलर पैराडॉक्स। साथ ही अगर आपको एक लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी होती है, लेकिन ये स्टॉपलर-सैमुअल्सन का नहीं है, स्टॉपलर-सैमुअल्सन का है मेड्सलर पैराडॉक्स। जबकि लियोन्टिफ पैराडॉक्स किसका है? तो ये हमारा हेक्सर-ओलिन का पैराडॉक्स है, मतलब हेक्सर-ओलिन का एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। assume the aggregate supply is positively sloped and there is a decrease in a markup on a variable cost then। तो अगर हम assume करते हैं कि हमारा aggregate supply जो है वो पॉजिटिवली स्लोप है, तो ये किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट को वो करेगी? अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारा डिक्रीज होता है तो इस केस में हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस लेवल डिक्रीज होगी और हमारा जो ये हमारा प्राइस लेवल है ये रियल आउटपुट है। तो अगर हमारा ये राइट में शिफ्ट होगा हमारा सप्लाई कर्व, तो हमारा ये प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और साथ साथ आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा अगर इसमें बात करें तो हमारा डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है कि इस केस में हमारा यही होगा। नेक्स्ट है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इफ सप्लाई कर्व हैज़ अ निगेटिव स्लोप। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर सप्लाई कर्व का स्लोप नेगेटिव है तो द इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक टैक्सेस, अगर हम कोई स्पेसिफिक टैक्स का इम्पोजिशन करते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करेगी, वो भी टैक्स से भी ज़्यादा, जो भी टैक्स लगाया गया होगा उससे भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो निगेटिवली स्लोप है, जबकि नॉर्मली सप्लाई कर्व कैसा होता है? पॉजिटिवली स्लोप होता है। इस वजह से हमारा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। अब ग्रेसम्स लॉ क्या होते हैं? तो ग्रेसम्स लॉ तब यूज़ की जाती है जब भी कोई बैड मनी हो जो गुड मनी को हमारे मार्केट से हटा दे, या फिर
कुछ ना कुछ, जैसे कि कोई भी पेपर करेंसी नोट हो, गोल्ड हो, कॉइन हो, सिल्वर हो, उसको वो करेंसी नोट जो है वो हटा दे। तो इसको हम ग्रेसम्स ने ये पहली बार बताया था। अगर नई करेंसी आती है तो हम क्या करते हैं, अपने घर के जो पुरानी करेंसीज हैं उसी को देते हैं, नई करेंसी को कलेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से मार्केट में सिर्फ पुरानी करेंसी ही चलेगी, नई करेंसी को सब अपने पास रख लेंगे। तो यानी कि इसी को बोलते हैं, ग्रेसम्स लॉ ने इसको कहा था कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को बाहर कर देती है मार्केट से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि सबका कॉन्टेक्स्ट एक ही है। नेक्स्ट है हमारा, द रिएक्शन कर्व अप्रोच इज मोर पावरफुल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ओलिगोपोलिस्ट मार्केट बिकॉज इट अलाउ द रिलैक्सेशन ऑफ द अजम्पशन ऑफ। तो हमें बताना है रिएक्शन कर्व। रिएक्शन कर्व का और दूसरा नाम क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें पूछा है कि रिएक्शन कर्व ये एक पावरफुल मेथड है क्या एनालिसिस करने के लिए, ओलिगोपोलिस्ट मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। इसके अजम्पशंस भी होते हैं। इसके अजम्पशन क्या है, क्या आइडेंटिकल कॉस्ट एंड आइडेंटिकल सप्लाई है, आइडेंटिकल कॉस्ट एंड आइडेंटिकल डिमांड है। तो येस, इसमें डिमांड की बात होती है और ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में ये यूज़ किया जाता है। तो इसके अजम्पशन क्या है, आइडेंटिकल कॉस्ट एंड आइडेंटिकल डिमांड। यहाँ पे आउटपुट है इसलिए ये गलत है, डिमांड तो है यहाँ पे बट ये सप्लाई भी दिया है नहीं, कॉस्ट और डिमांड की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ अप्लीकेंट्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इज पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी बात करें तो कोरिलेशन इन दोनों के बीच में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसको पता है कि जिसने दिया है। तो बेसिकली प्रीमियम अगर इंश्योरेंस लिया है और लाइफ इंश्योरेंस किसी ने अप्लाई किया है और एज भी पता है कि किस टाइम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो एक इस तरह से इनका एक पॉजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो येस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है अर्थमेटिक मीन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। और स्कैटर डायग्राम हेल्प टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नो, डिग्री को नहीं बताता है, ये कोरिलेशन के डायरेक्शन को बस बताता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रेडिक्ट दैट odd against the price of a certain stock will be go up during the next week are 3:2 and odds in a favor of a price remaining the same are 1:3. What is the probability of price of a stock will go down during the next week? तो हमें इसमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक गो डाउन का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गो डाउन डी बतानी है। हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, यानी कि जब चेंज नहीं हो रहा था तब की प्रोबेबिलिटी दी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जब हमारा प्राइस अप जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस अप। तो इसमें क्या होता है, हमें बोला है कि ये हमें अगेंस्ट ऑड, यानी कि हमें दिया हुआ है 3:2, तो ऑड के अगेंस्ट इवन क्या है 2, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 2/5। हम कैसे निकालते हैं, अगर रेशियो सॉल्व करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा परसेंटेज या रेशियो, तो हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अगर 3:2 है, अगर हमें अगेंस्ट ऑड बोला है तो 2 होगा और अपॉन ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2:5 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी, जो हमारा प्राइस गोज अप था। अब प्राइस रिमेनिंग सेम पे निकाल लेते हैं। तो PS हमारा क्या है, हमारा प्राइस रिमेनिंग सेम में हमें ये दिया हुआ है 1:3। तो हमें ये नहीं निकालना है, तो प्राइस रिमेन सेम रहेगा, तो यानी कि 1 रहेगा और 1 और +3 4 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइस गोज अप एंड प्राइस गोज रिमेन सेम हो गया। अब हमें बेसिकली यही निकालना है प्राइस गोज डाउन। तो प्राइस गोज डाउन हमें निकालना है, इसके लिए हमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्राइस गोज अप प्लस प्राइस रिमेन सेम और प्राइस डाउन, ये सब इक्वल 1 होने चाहिए। तो इससे हम यही हमें निकालना है। तो प्राइस गोज डाउन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस प्राइस अप माइनस प्राइस सेम। अब हम चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस प्राइस अप का क्या है 2/5 और प्राइस डाउन का क्या है 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 20 आएगा और 1 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। माइनस 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 5 ज़ा 20, तो 5 × 1 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 20 और 8 और +5 13, 20 माइनस 13 7, 7/20। तो आई होप ये प्राइस डाउन का हमारा निकल गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉर्क-बेरा टेस्ट मीन्स ऑफ टेस्टिंग। तो जॉर्क-बेरा टेस्ट मीन्स ऑफ टेस्टिंग किस लिए हम फाइंड करते हैं? तो हम फाइंड करते हैं रेसिड्यूअल नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए। तो रेसिड्यूअल नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए हम जॉर्क-बेरा टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक असम्पशन ऑफ बाउमल्स स्टैटिक मॉडल डज नॉट इंक्लूड। हमें बताना है कि क्या इंक्लूड नहीं है बाउमल स्टैटिक मॉडल में। तो कन्वेंशनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन, तो कन्वेंशनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ये इंक्लूड है। द फर्म अटेम्प्ट्स द मैक्सिमाइज इट्स टोटल सेल रेवेन्यू सब्जेक्ट टू इट्स प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। तो ये भी है। द मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाय द demand and expectation of the shareholders and the bank and out of financial institution। तो ये थोड़ा डीप में है, अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा। जबकि जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है ये एक्सोजीनियसली डिटरमाइन नहीं होता है, तो यही इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सब इंक्लूड है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फॉरेन एड मल्टीप्लायर। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है हमेशा किससे डिटरमाइन की जाती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिटरमाइन होती है। कैसे? अगर मान लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, इसका फॉर्मूला ही होता है -b/1 और +MPI, यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिटरमाइन होती है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसा होगा। द थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज ओन इट्स नेम। तो अनइक्वल एक्सचेंज थ्योरी दिया था इम्यूनल ने। नेक्स्ट है हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन में जब सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसा होगा? तो सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज। तो ये इसके कई 2-3 कंडीशन है। तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हमारा सम इसके ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमें बताना है मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो मीन इज़ ग्रेटर देन वेरिएंस। सबसे पहले तो मीन इज़ इक्वल टू वेरिएंस किस में होता है? तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। मीन इज़ इक्वल टू वेरिएंस, तो सबसे पहले तो हम वही मैच करा देते हैं। तो फर्स्ट का हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड किस में है? इसमें है और इसमें है। ये करने का तरीका है। अब इसको आप काट दीजिए और इसको काट दीजिए। अब देख लीजिए क्या आपको सेम दिया है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है बड़ा होता है वेरिएंस से। तो हमारा ये आ गया फर्स्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन, मीडियन एंड मोड ये सब इक्वल होते हैं, तो ये हो गया। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है? यहाँ पे मीन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें देखना पड़ता है, तो ये हमारा हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को ज़रूर लेके आऊँगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को उसमें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है द क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ट्यूजम अकॉर्डिंग टू द। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी GM कीन्स के द्वारा ये एक ट्यूजियम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पीगू इक्वेशन ऑफ कैश बैलेंस अप्रोच द वैल्यू ऑफ मनी। तो पीगू के अकॉर्डिंग कैश बैलेंस अप्रोच में वैल्यू ऑफ मनी कैसी है? तो ये वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये वेरीज करती है डायरेक्टली विद द प्रोपोर्शनल टू द टोटल रियल रिसोर्सेज इनकम which people wish to hold in form of legal tender। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें हम ये जो वैल्यू ऑफ मनी अलग अलग वेरी करेगी, और ये किसके साथ वेरी करेगी? प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल रियल रिसोर्सेज क्या है, इनकम है, पीपल है, इसके बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट है फॉर ईच 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी कि हर एक 1% इन्फ्लेशन के इंक्रीज से सेंट्रल बैंक क्या करेगी? राइज करेगी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बाय मोर देन 1% पॉइंट। दिस रूल इज कॉल्ड, तो इस रूल को हम बोलते हैं टायलर्स प्रिंसिपल, जिसमें 1% इंक्रीज से
ओकुन्स लॉ हो गया, ग्रेसम्स लॉ हो गया, ये सब अलग पॉइंट पे बात करते हैं, जबकि 1% इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो है वो टायलर्स प्रिंसिपल बात करता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ, तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड किसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो ये है मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड का और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये दोनों का है एक्सटेंशन वर्जन। ये हमें बेसिकली हम पढ़ते नहीं हैं, बट इसका ये आंसर करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। और लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड के क्या है, सिस्टम मेथड है या सिंगल इक्वेशन मेथड है, तो मिनिमम इंफॉर्मेशन लाइक्लीहुड मेथड की अगर हम बात करें तो ये कैसा इक्वेशन है, ये एक सिंगल इक्वेशन मेथड है। अगर हम बात करें अलग अलग मेथड की तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेथड होते हैं, सिंगल इक्वेशन मेथड एंड वेटेज इक्वेशन मेथड। तो ये अलग अलग मेथड्स मैंने ऑलरेडी कराए हैं, आपको इकोनोमेट्रिक्स में ज़रूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम प्रोग्रेसिव स्टेट इज अ चीयरफुल एंड अ हार्टी स्टेट ऑल द डिफरेंस ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, तो ये किसका है, तो ये है एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया है। तो इस तरह से हमने फेब 2019 केरला सेट का आज पूरा किया, और इसके बाद मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के टॉपिक वाइज MCQs लेके आऊँगी जो आपको हेल्प करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करने में, और वो जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, तो ये इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन सी चीज़ें किस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। अगर आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प हो रही होगी इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा और लाइक करना मत